गरीब लड़की का ब्राइडल लहंगा। रोहिणी और उसकी माँ गीता किशनपुरा गांव में रहते थे। रोहिणी के पिता की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। अब उनके घर की पूरी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर आ गई थी। गीता अपने खेतों में ही कुछ सब्जियां उगाती थी और उन्हें गली गली जाकर बेचा करती थी और उसी से वो अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई करवा देती है। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं भी आपके साथ सब्जियों के काम में मदद किया करूंगी और बाकी के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। अब आपको ना अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी ना कर दूं, तब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। अब तो बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी बेटी के लिए। माँ, चलो हमें सब्जियां तोड़नी है, नहीं तो ना आप यहीं बैठे बैठे मेरी शादी भी कर दोगे। अरे, लड़का मिल जाएगा तो अभी कर दूंगी। फिर दोनों मिलकर खेतों से सब्जियां तोड़ती हैं और गीता उनको ठेली में रखकर बेचने चली जाती है। ऐसे ही वो थोड़े थोड़े पैसे रोहिणी की शादी के लिए जमा करती रहती थी और बाकी पैसों से घर का खर्च चलता था। एक दिन हर रोज की तरह गीता गांव की गलियों में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। तभी वहां एक औरत आती है। 1 किलो मटर और 1 किलो आलू कर दो, और हाँ, 1 किलो टमाटर भी कर दो बहन। जी, अभी कर देती हूँ। गीता औरत को सब्जियां देती है और वो औरत गीता को पैसे देकर चली जाती है। ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। आगे एक और औरत उसे मिलती है। अरे गीता बहन, आप कैसी हो? मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मेरी बहन का बेटा है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और वो एक अच्छी सी लड़की की तलाश में है। मुझे तो आपकी बेटी रोहिणी बहुत पसंद है। अगर आप बोलो तो मैं आगे बात करूं। बहन जी, आप सबका परिवार तो बहुत बड़ा है। मैं भला इतने बड़े घर में अपनी बेटी को कैसे दे सकती हूँ? मेरी इतनी औकात कहाँ कि उनकी मांगे मैं पूरी कर पाऊंगी। अरे, उनको कुछ नहीं चाहिए, तू बस एक बार हाँ कर दे। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे। अगर ये दोनों मानते हैं तो सब हो जाएगा। ठीक है बहन जी, वो रोहिणी को देख ले एक बार, फिर देखते हैं। गीता घर जाकर सारी बात अपनी बेटी रोहिणी को बताती है। माँ, वो तो शहर में रहते हैं, भला वो मुझे गांव की लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे, मेरी बेटी कोई शहर की लड़कियों से कम है क्या? वैसे भी तुम्हें भी तो लड़का पसंद आना चाहिए। क्या पता गांव की लड़की को शहर का लड़का पसंद ना आए। अच्छा बेटा, वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं तो तू तैयार रहना। 2 दिन के बाद लड़के वाले रोहिणी के घर पे आते हैं। लड़के वालों की तरफ से लड़का और लड़के की माँ और उसकी भाभी और उसका भाई साथ आए हुए थे। सभी लोग घर में बैठते हैं और रोहिणी भी सबसे मिलती है। मुझे तो रोहिणी भाभी बहुत पसंद है। लड़के को भी रोहिणी बहुत पसंद आती है। हम सबको तो रोहिणी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। बहन जी, मेरी बेटी के लिए आपके जैसे इतने बड़े परिवार का रिश्ता आया, मैं तो इतना कभी सोच भी नहीं सकती थी। अगर इसके पिताजी आज जिंदा होते तो वो खुशी खुशी सब कुछ करते, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही कर सकती हूँ। माँ जी, हमें रोहिणी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी हमें दोगे, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता।
रोहिणी लड़के की बात सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब तैयारियां तो लगभग हो गई। अब रोहिणी के लिए लहंगा लाना है और इन पैसों से उसके लिए एक अच्छा सा ब्राइडल लहंगा आ जाए बस। अगले दिन रोहिणी और गीता ब्राइडल लहंगा देखने के लिए बाजार जाते हैं और वहां रोहिणी को एक बहुत ही सुंदर लहंगा पसंद आ जाता है। माँ देखो, ये कितना सुंदर लहंगा है ना। जब मैं इसे पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही रोहिणी उसकी कीमत सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा बहुत ज्यादा ही महंगा था। भैया जी, आप ऐसा करो ना, हमें कोई और सस्ता लहंगा दिखा दो। दुकान वाले भैया रोहिणी को सबसे सस्ते ब्राइडल लहंगे दिखाने शुरू करते हैं और रोहिणी अपने लिए कोई और लहंगा पसंद करती है और उसे लेकर वो अपने घर के लिए निकलती है। तभी रास्ते में, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी शादी के मौके पर तुझे तेरी पसंद का लहंगा नहीं दिलवा पाई। अरे माँ, जो लहंगा हम लेकर आए हैं ना, ये भी बहुत अच्छा है। देखना, ये लहंगा मुझ पर कितना सुंदर लगेगा। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। शादी के एक दिन पहले, माँ मेरा ब्राइडल लहंगा नहीं मिल रहा, मैंने तो इसी अलमारी में रखा हुआ था। अरे बेटा, यही होगा, इधर उधर हो गया होगा, जरा ध्यान से देख, मिल जाएगा। गीता और रोहिणी सब जगह देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो लहंगा नहीं मिलता। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये बात गांव में सबको पता चल जाती है। उसी दिन शाम को लड़की की मौसी वहां आती है। रोहिणी बेटा, ये तेरे ससुराल वालों ने ना तेरे लिए ब्राइडल लहंगा भिजवाया है। रोहिणी जैसे ही उस लहंगे को देखती है तो वो वही लहंगा था जो उस दिन रोहिणी को बहुत पसंद आया था, लेकिन वो उसे नहीं ले पाती क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। माँ देखो ना, ये वही लहंगा है जो उस दिन मुझे पसंद आया था। रोहिणी बहुत खुश थी। शादी वाले दिन रोहिणी उस ब्राइडल लहंगे को पहनकर परी लग रही थी। सब लोगों की आंखें रोहिणी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। रोहिणी उस लहंगे को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। रमाकांत अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उसको बहुत खांसी आ रही थी। गौरी पानी का गिलास लेकर भागते हुए आती है और रमाकांत से कहती है, पिताजी, आज तो आपको बहुत खांसी आ रही है, ये लो गर्म पानी पी लो, आपको आराम मिलेगा। आज की दवाई भी तो खत्म हो गई है, शायद इसलिए खांसी ज्यादा आ रही है। ये खांसी तो मेरी जान ही ले रही है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए, आपके बेटे अभी दवाई लेकर आते ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दवाई की जरूरत है, मेरा समय पूरा हो गया है। नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। तभी योगी वहां आ जाता है। योगी को देखकर रमाकांत उसको कहता है, बेटा, उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आज भी तुम पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। मेरा अंतिम समय आ गया है। राहुल भी अगर मेरी आंखों के सामने होता तो मैं अपने प्राण त्याग देता। पिताजी, आप ऐसा ना सोचिए, आज ही भैया का फोन आया था, वो रास्ते में है और आते ही होंगे। आ रहा होगा पैसे का हिसाब करने के लिए। योगी, मैं राहुल के आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से ठीक हो जाइए पिताजी, फिर बाद में बात कीजिएगा। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटा, ये मेरा तकिया मेरे जाने के बाद तुम अपने पास रख लेना, मेरी निशानी समझकर। इतना कहकर रमाकांत अपने प्राण त्याग देता है और तभी राहुल आ जाता है। भैया, अब पापा नहीं रहे।
इतना परेशान क्यों होता है? जिसको आना है उसको जाना भी है, ये तो रीत है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पापा बहुत दिनों से बीमार थे, अच्छा हुआ चले गए। अब ना तुमको कोई दिक्कत और ना मुझको कोई परेशानी। वो लोग मिलकर पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और पिंकी कहती है, ये सब अफसोस करना बंद करो। एक बात बताओ, पापा ने जाने से पहले तुम्हें कुछ कहा था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अब जायदाद का बंटवारा कैसे होगा? हम तो बहुत सारे हैं नहीं, तुम 2 भाई आधा आधा हिस्सा बांट लो। दीदी, अभी तो पिताजी की राख भी ठंडी नहीं हुई और आप जायदाद के बंटवारे की बात कर रही हो। आज नहीं तो कल ये होना ही है। फिर हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम बार बार आकर तुमसे अपना हिस्सा मांगे। पिंकी बहुत चालाक थी, पर गौरी बहुत सीधी थी। वो उसकी चाल को समझ नहीं पा रही थी। राहुल, ये दोनों तुम्हारे पापा के जाने के गम में बैठे रहेंगे। यही सही मौका है इनसे जायदाद के सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लो। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। अपने हिस्से के कागजों को ऊपर रखना और फिर अपने भाई की जायदाद के कागज को नीचे, और एक साथ साइन कराते चले जाना। वो नीचे के कागज नहीं देखेगा और उस पर झट से साइन कर देगा। अरे वाह मेरी बीवी, क्या दिमाग लगाया है। मैं अभी वकील के पास जाकर जायदाद के पेपर तैयार करके आता हूँ। तुम जब तक घर में इमोशनल ड्रामा बरकरार रखो। राहुल वहां से पेपर बनवाने के लिए चला जाता है और पिंकी गौरी के साथ मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई अपना समय व्यतीत करती है। राहुल जब पेपर लेकर आता है तो पिंकी के कहे अनुसार वह योगी के जायदाद के पेपर सबसे नीचे लगा देता है और उसको जायदाद के पेपर थमाते हुए कहता है, देख भाई, कल हमारी ट्रेन है और आज ही हमें ये जायदाद का बंटवारा करना होगा। मैंने थोड़ी जमीन तुम्हें दे दी है और थोड़ी अपने पास रख ली है। जैसा तुम करो भैया, वैसा ठीक है। राहुल योगी पर विश्वास करते हुए जायदाद के कागजों पर साइन कर देता है और अंत में अपने कागजात पर भी साइन कर देता है, जिसकी वजह से योगी की भी सारी जमीन राहुल की हो जाती है। शाबाश राहुल, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सारी जायदाद भी हमारी हो गई। अब एक काम करो, कुछ गुंडों को बुलाकर ना गौरी का सामान भी बाहर निकाल दो। अब इन्हें सब कुछ बता दो कि इनके साथ क्या हुआ है। राहुल और पिंकी गौरी और योगी को घर से बाहर निकाल देते हैं। योगी राहुल से कहता है, ये तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे पास तो पहले से ही कुछ नहीं था और तुमने मुझसे धोखे से साइन कराकर मेरी सारी जायदाद ही हड़प ली। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे अपने पैसों से मतलब है, जो कि अब मेरा हो चुका है। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। और ये बाबूजी का बिस्तर इस घर की शोभा को बिगाड़ रहा है, ये भी लेते हुए जाओ, तुम्हारे काम आ जाएगा। योगी और गौरी परेशान होकर वहां से निकल जाते हैं और खेत में एक झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं। रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं होता, इसलिए वे अपने बाबूजी का ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। तभी एक चूहा उनके तकिए को काट देता है। जब गौरी की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजी उठिए, देखिए आपके नीचे ये क्या है? यहाँ तो सोना ही सोना है। ये इतनी सारी सोने की अशर्फियां यहाँ कहाँ से आई? बाबूजी ने जाने से पहले हमें यही बताना चाहा था, इसलिए उन्होंने ये बिस्तर हमें देने के लिए कहा था। वह इसमें अशर्फियां छिपा कर रखे हुए थे। हमें बाबूजी का आशीर्वाद मिल गया, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि अब हमारी सारी कमाई धोखे से चली गई, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ये बिस्तर मिला और हमें नई जिंदगी मिल गई। योगी और गौरी बिस्तर में छिपे अशर्फियों को पाकर बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर राहुल अपनी हड़पी हुई जायदाद पर इतरा रहा था। तभी उसका दरवाजा एक वकील ने खटखटाया। आप राहुल हैं? हम बैंक से आए हैं आपके पिताजी की जायदाद जब्त करने के लिए, क्योंकि आपके पिताजी ने बैंक से लोन ले रखा था और वो उसे चुका नहीं पाए थे। इसके बाद भी अगर बैंक का कर्जा नहीं निपटेगा तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा।
हे भगवान, मैं तो योगी की जायदाद हड़प कर बैठा था, यहाँ तो मुझे अपने खुद के पैसे ही देने पड़ रहे हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो योगी वहाँ पैसों में खेल रहा है। बाबूजी, आपने जाते जाते हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनकर राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी की ली हुई चीज कभी नहीं फलती। उधर योगी अपनी बीवी के साथ मालामाल हो जाता है और राहुल अपनी करनी के फल से अमीर से गरीब हो जाता है। योगी के बाबूजी ने मरते मरते अमीर बहू और गरीब बहू का बिल्कुल समान बंटवारा किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता। मीना, क्या कल तुमने फसलों को खाद दिया था? हाँ भैया, मैंने सारी फसलों में खाद डालकर पानी डाल दिया था। आप चिंता मत करिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वहाँ राजू और मीना रहते थे। दो मेहनती भाई बहन जो अपने खेत को प्यार करते थे। दोनों जैसे ही अपने खेत पर पहुँचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे टमाटर लाल रंग के थे। वाह, बहुत सुंदर है। पर भैया, ये अचानक से हमारी फसल को क्या हो गया? क्या किसी कीड़े ने ये हाल किया है? मैंने तो सबको अच्छे से ख्याल रखा था, फिर इनका रंग ऐसे कैसे हो गया? राजू एक टमाटर के नजदीक जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, ये किसी कीड़े का काम नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारे टमाटर तो यूं मालूम होते हैं कि सोने के बने हैं। क्या कह रहे हो भैया आप? सोने के टमाटर? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खेत में सोने के टमाटर कहाँ से आए? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए? पर अगर हमने किसी को बताई तो खेत में तो लूट मच जाएगी। हमें बूढ़े बाबा की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि ये सब कैसे हुआ है और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। राजू एक टमाटर तोड़ के अपने पास छुपा लेता है और मीना से कहता है, मीना, तुम यहाँ रहकर टमाटरों की देखभाल करो। मैं बूढ़े बाबा की सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है भैया, आपको जैसा अच्छा लगे। संभल कर जाना और जल्दी आना। राजू बूढ़े बाबा की सलाह लेने जाता है। जैसे ही राजू खेत से निकलता है, तब पेड़ के पीछे छुपा जादूगर जग्गा सोचता है, अरे ये दोनों मुझसे पहले खेत पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये तरकीब सफल हो जाएगी, पर ये तो कमाल हो गया। ये टमाटर तो सचमुच सोने के बन गए। मेरी जादूगरी तो सचमुच कमाल की है। बस अब मुझे अपने टमाटर इनसे छीनने होंगे। जग्गा राजू के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही राजू बूढ़े बाबा की कुटिया के सामने पहुंचता है, जग्गा पीछे के रास्ते से कुटिया में प्रवेश करता है और बूढ़े बाबा का रूप लेकर बैठ जाता है। राजू कुटिया में प्रवेश करता है। बूढ़े बाबा की जय हो। बम बोले, बम बोले। अरे राजू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बाबा, आज तो एक बहुत आश्चर्यचकित घटना हो गई। हमने अपने खेत में जो टमाटर लगाए थे, अचानक से वो सारे सोने के हो गए हैं। मुझे और मीना को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई सुझाव दीजिए। बम बोले, बम बोले, सब भोले की कृपा है। तुम एक काम करो, सारे टमाटर तोड़कर यहाँ ले आओ। हम उसे गांव वालों में बांट देंगे, जिससे कि सबका उद्धार होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और राजू वहाँ से चला जाता है। जग्गा अपने वेश में वापस आता है। आखिरकार सोने की मुर्गी हाथ लग ही गई। इतने सालों से इस बूढ़े बाबा का किरदार निभाकर इन सबके ऊपर इतना विश्वास बनाया है। सालों पहले जब इन गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अब ये सारे टमाटर लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा।
असल में जग्गा एक शैतान जादूगर होता है जो कि लोगों का नुकसान करता था, जिस वजह से उसे गांव वालों ने निकाल दिया था। वो लोगों की फसलों पर अलग अलग तरकीब आजमाता था, जिससे कई बार गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बार उसकी तरकीब काम आ गई थी, पर वह अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। राजू खेत में पहुंचता है और मीना के साथ मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरे गांव में ये हल्ला करवा देता है कि उसके खेत में सोने के टमाटर हुए हैं और वो सबको एक एक टमाटर बांटेगा, जिससे कि गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे तो खुशी है कि हमारी फसल से पूरी गांव का उद्धार होगा भैया। बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। हाँ मीना, अब जल्दी चलो, गांव वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मीना और राजू सारे टमाटर लेकर बूढ़े बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। सारे गांव वाले कुटिया के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्या सच में टमाटर सोने के हैं? हमारे गांव में ऐसा चमत्कार कैसे? क्या सच में ये सच है? जी, बूढ़े बाबा आकर आपको सब कुछ बताएंगे। बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। गांव वालों, आज आपके गांव में एक चमत्कार हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। इसमें आपका कोई हक नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, सालों पहले आपने एक ऐसे ही जादूगर जिसने कहा था कि वो सोने की फसल उगा सकता है और एक दो बार वो असफल हुआ तो उसे आप लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं?